फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइटम्स, अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देन हम ऑफिशियल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी काफी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हैं, लेकिन मेरा ये प्रेजेंट वीडियो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सेगमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा। तो आइए सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं आखिरकार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या। आप जानते हैं आज की तारीख में हर एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है जहां पे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन होता है। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं सो हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन सभी जरूरतों को पूरा कर पाना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर इतनी सारी कमोडिटीज एक साथ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। उसका कारण नेचुरल फैक्टर्स हो सकता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हम सभी कमोडिटीज अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी के अभाव में भी हम हर तरीके की कमोडिटी अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से हमें दूसरी कंट्री से सामान खरीदना पड़ता है और हम सामान दूसरी कंट्रीज को बेचते भी हैं। एक कंट्री एक साल के अंदर कितनी कमोडिटीज खरीदती है और कितनी कमोडिटीज बेचती है, इसके ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो सेल एंड परचेज ना सिर्फ कमोडिटीज का है, बल्कि हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है एक साल के अंदर, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। दोस्तों, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के कई फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हर तरीके की आइटम इंक्लूड की जाती है, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो इनविजिबल हो, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांसफर ही क्यों ना हो। देन दोस्तों, इसके बाद सेकंड हमारे पास फीचर है एनुअल स्टेटमेंट। एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है ये एक साल का होता है। ये एक साल फाइनेंशियल ईयर होता है। इंडिया के केस में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं। देन थर्ड फीचर है हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रखी जाती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा यहां पे मेंटेन किया जाता है, वो डेबिट और क्रेडिट साइड के बेस पे होता है। जिस भी वजह से हमारी कंट्री में पैसा आता है उसको हम क्रेडिट आइटम या पॉजिटिव आइटम कहते हैं, या जिस भी वजह से पैसा हमारी कंट्री से चला जाता है उसे हम नेगेटिव आइटम या डेबिट आइटम बोलते हैं। दोस्तों, देन इसके बाद हमारे पास है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का इंडिकेटर होता है। जिस भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, सरप्लस है, मतलब ये कंट्री ने ज्यादा बेचा है, खरीदा कम, तो इसका मतलब ये कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जिस भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, तो जनरली माना जाता है ये कंट्री इकोनॉमिकली वीक है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। इसके बाद जानना जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर आखिरकार कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर 3 तरीके की आइटम्स आती हैं। सबसे पहले विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स उन आइटम्स को बोला जाता है जो फिजिकल फॉर्म में होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये हर तरीके की गुड्स होती है, पेट्रोल, डिफेंस की इक्विपमेंट्स, मशीन्स, सब कुछ यहां पे विजिबल आइटम के अंदर आएगा, जो भी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। देन इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स वो आइटम्स है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती।
इसकी दो कैटेगरी है, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, किसी टेक्नीशियन की सर्विस। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने डोनेशन किसी कंट्री को दिया या किसी दूसरी कंट्री ने हमें डोनेशन दिया। प्लस इतना ही नहीं, यहां पे रेमिटेंस भी आते हैं। से फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, कल को पढ़ाई के लिए आप कनाडा चले जाते हैं या किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेजते हैं, तो ये रेमिटेंस है। और या फिर कल को आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, आप पैसा भेज रहे हैं, तो ये भी रेमिटेंस है। आपने अपने पेरेंट्स को पैसा भेजा, ये इनफ्लो ऑफ मनी हो जाता है, ये क्रेडिट आइटम हो जाता है। आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेज रहे हैं, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो ये डेबिट आइटम हो जाता है दोस्तों। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी है आइटम की, कैपिटल ट्रांसफर्स। इस कैटेगरी के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि 5 कैटेगरी में है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे पास इंटरनेशनल बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट, एफडीआई। एफडीआई के अंदर क्या है कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, दूसरी कंट्री के जो कंपनीज है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर का कोई इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करता है या इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज करता है। देन इसके बाद 5वां यहां पे कंपोनेंट है गोल्ड। गोल्ड की खरीदारी या बेचना भी कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर ही आता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं। विजिबल जो फिजिकल फॉर्म में है, इनविजिबल ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इसके अंदर 2 आइटम्स है। पहली आइटम है यहां पे सर्विसेज, दूसरी आइटम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। देन फाइनेंशियल एसेट्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांजैक्शन आता है। 5 आइटम्स है यहां पे इंटरनेशनल बोरोइंग, इंटरेस्ट आता है, एफडीआई आता है, एफआईआई आता है एंड गोल्ड आता है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स हैं। 3 तरह की आइटम पड़ी है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये जो 3 तरीके की आइटम्स हैं, इनको इन 2 अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी हमने राफेल एयरक्राफ्ट परचेज किया फ्रांस से, तो उसका ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर जाएगा क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में है, और ये करंट अकाउंट की डेबिट आइटम होगी क्योंकि इसकी वजह से पैसा चला गया। हमने नेपाल को डोनेशन दी, हमने नेपाल को कोविड-19 के चलते दौरान कुछ ट्रांसफर पेमेंट किया, तो ये हमारी डेबिट आइटम है यूनिलेटरल ट्रांसफर की, जो कि करंट अकाउंट के अंदर आती है। कल को अगर हम किसी कंट्री से बोरो करते हैं या वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हैं, सो बोरिंग्स का रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में होगा, और ये बोरिंग नेगेटिव आइटम नहीं होगी, ये बोरिंग पॉजिटिव आइटम होगी। क्रेडिट साइड के अंदर इसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि जो हमने बोरो किया है उसकी वजह से हमारे पास पैसा आया है। हां, ये अलग बात है कि हमने ये पैसा वापस भी करना है। जिस साल वापस किया जाएगा उस साल ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट आइटम के अंदर चला जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों ये था हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, जहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हमने 3 तरह की आइटम्स को रिकॉर्ड किया, गुड्स को, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को, सर्विसेज को, यानी कि विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम। देन थर्ड कैटेगरी थी हमारी कैपिटल ट्रांसफर्स की। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स को ही मेंटेन करते हैं, उसका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, जबकि BOP गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स को भी रिकॉर्ड करता है। अगर इसको हमें कैलकुलेट करने को आए
तो इसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। कितने के गुड्स हमने दूसरी कंट्री को बेचे माइनस कितने के गुड्स हमने दूसरी कंट्री से खरीदे। यहां पे अगर आपको इन दोनों की वैल्यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गुड्स का है वो वैल्यू गिवन है, तो आप बीओटी निकाल सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपको बीओटी की वैल्यू गिवन है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिवन है, तो आप इंपोर्ट्स की वैल्यू निकालिए। या थर्ड केस, आपको इंपोर्ट्स की वैल्यू गिवन है, बीओटी की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे में आप एक्सपोर्ट्स जो गुड्स का किया उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूला के बेस पे पूछा जा सकता है। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड 2 तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब जितने का हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट भी हमने उतने का ही किया। स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रहा हूं, इस पूरी कैटेगरी में गुड्स की ही बात हो रही है। हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट गुड्स के इंपोर्ट्स के बराबर होते हैं, ये बैलेंस्ड बीओटी कहता है। जबकि अनबैलेंस्ड बीओटी का मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बराबर नहीं है। जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बराबर नहीं होते तो आगे 2 बातें हो सकती हैं। अनबैलेंस्ड बीओटी या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट। सरप्लस को हम फेवरेबल या डेफिसिट को हम अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। सरप्लस बीओटी के अंदर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, जबकि डेफिसिट बीओटी के अंदर इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जो कि स्पेसिफिकली गुड्स की होगी। दोस्तों, ये हमने बीओटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब बीओपी भी पढ़ चुके हैं, बीओटी भी पढ़ चुके हैं। जान लेते हैं बीओपी एंड बीओटी के बीच में आखिर का डिफरेंस है क्या। बहुत ही आसान सा डिफरेंस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला डिफरेंस बीओपी एंड बीओटी का है। बीओपी के अंदर 3 तरीके की आइटम्स है, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर्स। इनविजिबल के अंदर फर्दर 2 हो जाती हैं, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। जबकि बीओटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स ही आती हैं। स्कोप की बात करें तो बीओपी का स्कोप वाइडर है, क्योंकि यहां पे ज्यादा आइटम्स हैं। यहां स्कोप नैरो है, क्योंकि आइटम सिर्फ एक ही है। कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बीओपी को स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाइडर पिक्चर देगा। इसको स्टडी करेंगे तो गवर्नमेंट ज्यादा बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाएगी। सिर्फ बीओटी को स्टडी करेंगे तो वाइडर पिक्चर नहीं मिलती, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। ये था हमारा डिफरेंस बीओपी एंड बीओटी के बीच में। आगे हमारे पास एक और डिफरेंस है, जो कि करंट अकाउंट, बीओपी का करंट अकाउंट एंड बीओटी। करंट अकाउंट के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा सिर्फ 2 आइटम्स आती हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, जबकि बीओटी में सिर्फ एक ही आइटम है, वो है विजिबल आइटम। देन स्कोप करंट अकाउंट का वाइडर होगा, क्योंकि यहां पे 2 आइटम्स है, और बीओटी का स्कोप नैरो होगा, क्योंकि एक ही आइटम है। और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीओटी थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी देगा, वाइडर पिक्चर देगा, तो इसको स्टडी करना ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। देन आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आती हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ये जो 2 डिफरेंस हैं, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। डेफिसिट, करंट अकाउंट का डेफिसिट हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि करंट अकाउंट के डेफिसिट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का हमने इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो मतलब हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम फाइनेंशियली वीक हैं, तो ये कंट्री के लिए अच्छे संकेत नहीं देता, अच्छा इंडिकेटर नहीं है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर जब डेफिसिट है तो ये अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी, ये डिपेंड करता है। तो जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट कैसे आया। कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट का मतलब है कि हमारी कंट्री में से फाइनेंशियल एसेट बाहर ज्यादा चले गए, हमारी कंट्री में कम आए, हमारी कंट्री से आउटफ्लो ज्यादा हुआ। अब ये आउटफ्लो हुआ कैसे? अगर तो लेंडिंग की फॉर्म में हुआ, हमने दूसरी कंट्री को लेंड किया तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट की फॉर्म में हमें इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन
अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे इन्वेस्टर्स ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया तो ये डिपेंड करता है, गुड भी हो सकता है बैड भी। अगर तो बिजनेस चल गया, रिटर्न आएगा, गुड है। लेकिन अगर बिजनेस डाउन हो गया तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार जाएगा, तो ये बैड भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से करंट अकाउंट का सरप्लस कंट्री के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट के सरप्लस का मतलब है हमने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बेची हैं, खरीदी कम। इसका मतलब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। बट अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस है तो ये अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी। कैपिटल अकाउंट के सरप्लस का मतलब क्या है? यहां पे सरप्लस का मतलब है कि हमारी कंट्री में इनफ्लो जो फाइनेंशियल एसेट्स का है वो इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। अब इनफ्लो पैसा ज्यादा आया, कैसे आया? एफडीआई, एफआईआई की फॉर्म में आया, तो अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट इनफ्लो बोरिंग की फॉर्म में हुआ, हमने उधार लिया, तो ये डिपेंड करता है ये बोरिंग कहां यूज हुई। अगर तो बोरिंग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो गई तो फर्दर इनकम जनरेट होगी, हम अपनी बोरिंग को पे बैक कर देंगे। लेकिन ये बोरिंग अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो गई तो कंट्री के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इस लायबिलिटी को पे बैक करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, हम ही लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ऑटोनोमस आइटम एंड एकमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंस। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आइए जरा एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। आप में से कोई भी एक पर्सन बिजनेसमैन है, वो चाइना से मोबाइल परचेज करता है, इंपोर्ट करता है सस्ते मोबाइल और इंडियन मार्केट के अंदर बेच देता है। ऐसे में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके इस बिजनेस से इंडिया का बीओपी खराब होता है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, हमारा बीओपी नेगेटिव जाएगा। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब कंट्री का बीओपी खराब हो जाता है तो उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट उसको करेक्ट करती है। सो दोस्तों, ऑटोनोमस आइटम्स बीओपी की वो आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखकर करी गई हैं, जैसा कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने, बिजनेसमैन ने अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट किए या इवन एक्सपोर्ट भी करता है। इससे हमारा बीओपी थोड़ा सा डगमगा सकता है। एकोमोडेटिंग आइटम की बात, जब हमारा बीओपी डगमगा जाता है, उसको रिस्टोर करना है तो गवर्नमेंट उसे रिस्टोर करती है, और ये वो आइटम्स हैं जो बीओपी को करेक्ट करने के हिसाब से की गई हैं। ऑटोनोमस आइटम्स हमारी करंट अकाउंट के अंदर भी हो सकती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हो सकती हैं। जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से ट्रांजैक्शन हो रही है वो करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट की हो सकती हैं। लेकिन बीओपी को करेक्ट अगर हमने करना होता है, गवर्नमेंट ने करना होता है, तो जनरली एफडीआई से ही किया जाता है, एफडीआई को ज्यादा इनवाइट करके, और एफडीआई कैपिटल अकाउंट में आता है, तो इस लिहाज से एकोमोडेटिंग आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। ऑटोनोमस आइटम बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम में लेके जाती है, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेकर आती है। ये जो ऑटोनोमस आइटम है इसको अबव द लाइन आइटम बोला जाता है, इसको बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है। ऐसा क्यों? अगर आप किसी लेक को ऑब्जर्व करें, वहां पे वाटर का एक लेवल होता है, रेड कलर से साइन लगा होता है। अगर पानी का लेवल उसको टच कर देता है या उससे ऊपर जाता है तो यानी कि वाटर लेवल डेंजर लेवल को क्रॉस कर रहा है, ऐसे में फ्लड आने के चांस बन जाते हैं। अगर पानी का लेवल उससे नीचे रहेगा तो सेफ है, फ्लड नहीं आएगा। इसी लॉजिक से ये अबव द लाइन और बिलो द लाइन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ऑटोनोमस आइटम क्योंकि बीओपी को खतरे में डालती हैं, इसीलिए इसको अबव द लाइन आइटम्स बोला गया। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्योंकि बीओपी को सेफ रखती हैं, इसीलिए इसको बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इक्विलिब्रियम इन बीओपी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ओवरऑल इंपोर्ट्स की वैल्यू के बराबर है,
तो इसे हम इक्विलिब्रियम इन बीओपी बोलेंगे। जबकि ओवरऑल इंपोर्ट्स की वैल्यू अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू के बराबर नहीं होती तो इसे हम डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कहते हैं दोस्तों। अब जानना जरूरी है कि बीओपी में जब डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास कारण है नेचुरल कॉजेस। किसी भी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ऐसे में कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ सकता है। इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ने से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्रोग्रेस है, ऐसे में इस कंट्री को बाहर से टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट बढ़ने से इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम या फिर अनफेवरेबल हो जाता है। देन पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में इस कंट्री का लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होगा। अगर इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो कंट्री को इंपोर्ट करने पड़ेंगे और इंपोर्ट करने से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा और अनफेवरेबल होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेज फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। अगर किसी भी कंट्री के लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना, यूज करना बेहद पसंद करते हैं तो ऐसे में कंट्री के इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ने से बीओपी फिर से अनफेवरेबल हो जाता है। देन दोस्तों ये हम कॉजेस पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि बीओपी में अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो इसको करेक्ट किस तरीके से किया जाए। करेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उन चीजों को बाहर से ना मंगवाकर अपनी ही कंट्री में अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसे में हमारे इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, बीओपी को करेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी। देन कोटा, जो भी इंपोर्ट करवा रहे हैं हम, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी ऊपर एक लिमिट फिक्स कर दी जाए। अगर एक लिमिट फिक्स कर दी जाए बियॉन्ड अ लिमिट इफ गुड्स आर नॉट अलाउड टू बी इंपोर्टेड, ऐसे में इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी और बीओपी को करेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। देन थर्ड है हमारे पास टैरिफ बैरियर। इसका मतलब जो भी चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दो, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस रिड्यूस कर दो, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। देन फोर्थ है हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज हैं ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं जिसको हम बाहर बेच के पैसा कमाते हैं, उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए, उनको और बहुत से कंसेशन दिए जाएं जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी। देन पॉइंट नंबर 5 है स्वदेशी स्पिरिट। स्वदेशी स्पिरिट का पॉइंट कहता है कि तब तक कुछ नहीं हो पाएगा जब तक लोग खुद कंसर्न नहीं होंगे। लोगों में स्वदेशी स्पिरिट डेवलप करने की जरूरत है कि लोग अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना जो है पसंद करें रादर देन परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम एब्रॉड। अगर बाहर से प्रोडक्ट परचेज करना अपना लाइफस्टाइल समझते हैं तो ऐसे में तो इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, बीओपी खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद के प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करेंगे, अपनी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, हमारे इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प होगी और बीओपी को करेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास है डीवैल्यूएशन। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। डीवैल्यूएशन का मतलब है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देना। से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में $1 की कीमत 73 रुपीज है। डीवैल्यूएशन के चलते तहत $1 75 का हो जाता है। डॉलर महंगा, रुपया सस्ता, ये है डीवैल्यूएशन।
जब डिवैल्यूएशन होगा रुपया सस्ता हो जाएगा, हमारी गुड्स फॉरेनर्स के लिए सस्ती हो जाएंगी, ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। डॉलर महंगा होने से फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। एक तरफ तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे, और बीओपी के जो डिसइक्विलिब्रियम एडवर्स बीओपी है इसको करेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी दोस्तों। सो ये था हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फैक्टर्स जिस वजह से हम इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑफिशियल रिजर्व। हम पढ़ेंगे ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होता है, और बीओपी का ऑफिशियल रिजर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप जानते हैं सेंट्रल बैंक को हम कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि सेंट्रल बैंक के पास ही फॉरेन करेंसी का लेखा जोखा होता है। सो जितना भी हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का स्टॉक अवेलेबल है, सेंट्रल बैंक के पास जो भी फॉरेन करेंसी का स्टॉक अवेलेबल है, उस स्टॉक को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस फॉरेन करेंसी के स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट भी आता है और ये डाउन भी जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऑफिशियल रिजर्व जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसे हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक अवेलेबल है उसे हम ऑफिशियल रिजर्व बोलते हैं, और ये स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसे हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारे ऑफिशियल रिजर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, हमारी इनकम होगी, तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ऐसे में हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स ज्यादा होने से हमारा ऑफिशियल रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ऑफिशियल रिजर्व के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, कमाई हो रही है, ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे में ऑफिशियल रिजर्व रिड्यूस होगा दोस्तों।